नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लास में बाबा रामचंद्र तक पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग नन कॉपरेशन मूवमेंट को समझेंगे कि हिली एरिया में क्या स्थिति था इसका। सबसे पहले इसको अगर समझने का कोशिश करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हिली एरिया में किस तरीके से नन कॉपरेशन मूवमेंट को देखा जा रहा था, है ना। तो जो हिली एरिया था वहां पे नन कोऑपरेशन का मतलब क्या समझा जा रहा था, है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि हिली एरिया में एक हिल्स है जिसका नाम है गुडेन हिल्स। कहाँ है जी? तो आंध्र प्रदेश में। वहां पे मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था। देखो, गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मतलब होता है कि 10-20 लोग जुटे और अंग्रेज के कोई एक दस्ता आ रहा है, उस पर अपना हमला कर दिए और हमला करने के बाद उसके लोगों को मार दिए। इसी को कहा जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर। अगर इस गुरिल्ला वॉरफेयर को समझा जाए तो इसका भारत में ही शुरुआत किए थे, जिनका नाम था शिवाजी, है ना। यही शिवाजी ने ही इसकी स्थापना की थी और उन्होंने ही इस टेक्निक का इजाद किया था जिसको हम लोग कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, है ना। 1920 के आसपास में ये जो मूवमेंट है वहां पे फैला और वहां पे लीड कर रहे थे कौन? ऑलरेडी सीताराम राजू, है ना। ऑलरेडी सीताराम राजू। अब देखो, ऑलरेडी सीताराम राजू से बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब अबाउट ऑलरेडी सीताराम राजू। तो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो लिखा रहेगा कि राजू वाज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ऑलरेडी सीताराम राजू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था हिस्ट्री का। क्यों इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है? तो इसका कारण है सर, ऑलरेडी सीताराम राजू वो पहला लोग है जो बहुत सारा चीज बताया है लोगों को, जिसमें उन्होंने बोला कि सर हम इनकारनेशन ऑफ गॉड है, यानी भगवान के अवतार है। हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे चीजों का सही प्रिडिक्शन दे सकते हैं, है ना। हम तब तक नहीं मर सकते, हम कभी मरेंगे नहीं। कभी अगर बुलेट शूट भी किया गया तो नहीं मरेंगे, गोली लगने के बाद भी नहीं मरेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे चीज उन्होंने बताया लोगों को, जिसके कारण लोग उस पर बहुत विश्वास भी करते थे। ठीक, चलिए अब आती है क्वेश्चन कि हिली एरिया में क्यों हो रहा था सर। तो कह सकते हो कि इन हिल पीपल्स गोट इन engaged and engaged when enraged when the colonial government prevented from them from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruit। देखो हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट थी उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो एक एक्ट पास की जिसको कहा जाता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसके तहत जंगल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया और जैसे ही 3 भागों में डिवाइड किया गया तो वहां पे जो आम आदमी थे उनको जंगल में घुसने नहीं दिया जा रहा था। वो जो जंगल को 3 भागों में डिवाइड किया गया उसमें से सबसे पहले को कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, एक को कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक को कहा जाता है विलेज फॉरेस्ट। तो ये लोग को घुसने नहीं दिया जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे उसी की बात की चर्चा है ना, कि दे कंसिडर सीताराम एज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड इंस्पायर्ड बाय गांधीजी's non-cooperation movement। राजू persuaded the Guden rebels to wear खादी and give up drinking। इन्होंने बोला कि भैया खादी पहनिए, दारू पीना बंद कर दीजिए, बट एट द सेम टाइम he assisted that India could be liberated only by the use of force, not by non-violence। गांधी जी के कुछ चीजों को सीताराम राजू मानता था, है ना। जैसे खादी पहनना है, मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं ना कि देश जो देश का बना हुआ हो, है ना, स्वदेशी का यूज करना, शराब पीना छोड़ देना, ये सब ये मानता था। लेकिन एक चीज से वो सजेस्ट नहीं करता था गांधी जी को, और वो था कि गांधी जी चाहते थे कि इंडिया को जब भी आजादी मिलेगी तो कैसे मिलेगी? नन वायलेंस के द्वारा। और इसका कहना था ऐसा बात नहीं है, जब तक वायलेंस होगा नहीं तब तक अंग्रेज जाने वाले नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जब ये सब चीजें हो रही थी
तो ये जो गुडन हिल्स के रिवेल्स थे जो वहां पे विद्रोह किए थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन है ना पर अटेम्प्ट किया और ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया गुरिल्ला वॉरफेयर करके, जिसमें हम आगे बता दिए कि गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है और ऐसा क्यों कर रहे थे। तो स्वराज के लिए सर, है ना, स्वराज, इसको लिखा जाता है स्वराज। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, अपनी सरकार। अब देखो आता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जिसके बारे में बात हम लोग कर रहे थे, ये है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसको इंडिया में लाने वाले लोग कौन थे? डाइट्रिच ब्रेंडिस, है ना। इन्होंने इंडिया में 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की और उसी समय एक फॉरेस्ट एक्ट लाया। ये फॉरेस्ट एक्ट अलग अलग समय पे इसको सुधारा गया, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट किया गया। और जैसे पहली बार इसमें सुधार 1865 में हुई, है ना, उसके बाद फिर 78 में हुआ, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे सुधार हुए। इसके तहत क्या हुआ कि जंगल को 3 भागों में बांटा गया। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा था विलेज फॉरेस्ट, है ना। तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, ये 3 फॉरेस्ट में इसको बांटा गया था। जिसके कारण रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो लोग थे वो नहीं जा सकते थे, और जब वो वहां के लोग नहीं जा सकते थे, और ये सब आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग जंगल को पूजा करते हैं, है ना, वो जंगल को भगवान मानते हैं, और ये सब उसके अंदर जा नहीं सकते थे। तो जब ये जा नहीं सकते थे तो क्या होता, जब ये जा नहीं सकते थे और इनकी पूरी जिंदगी उस समय उसी पर डिपेंड करती थी, तो जब वो ये जा नहीं सकते थे तो इन्होंने क्या किया, अपोज किया। यही था ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। यही साहब है ऑलरी सीताराम राजू, है ना। ये जो इमेज आपको दिख रहा है ऑलरी सीताराम राजू का। अंतिम में क्या किया गया, अंग्रेज इनको पकड़कर गोली मार दिया। ठीक, चलिए इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है स्वराज इन द प्लांटेशन। देखो प्लांटेशन का मतलब क्या होता है। प्लांटेशन का मतलब होता है कि जहां पे ये टी का होता है ना, जहां पे टी की खेती होती है, जहां पे टी की खेती होती है वहां पे क्या होता है कि बहुत ये लेबर इंसेंटिव फॉरेस्ट्री है ना, लेबर इंसेंटिव है। तो यहाँ पे जब लेबर इंसेंटिव है तो यहाँ पे लेबर की जरूरत होगी, बहुत सारे लेबर की जरूरत होगी। तो बहुत सारे देश के अलग अलग पार्ट से यहाँ पे लेबर को लाया जाता था और यही कहलाता था प्लांटेशन। ठीक, तो प्लांटेशन वर्कर इन द टी गार्डन हैज टू सीक परमिशन बिफोर लिविंग। छोड़ने के पहले लोगों को परमिशन लेना पड़ता था। ये अलग बात है कि वो परमिशन बहुत कम लोगों को मिल पाता था कि हाँ आप जा सकते हैं छोड़ के, है ना। द प्लांटेशन वर्कर वेयर रेयरली गिवन परमिशन टू मूव आउट। अब देखो उस समय क्या था, ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 वहां पे लागू था। ठीक, when the worker come to know about the non-cooperation movement, all the workers defied the rules and authorities by leaving the plantation without permission and they headed to their homes village. जब लोगों को लगा कि सर अब तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गया है, तो वहां के लोग उस प्लांटेशन का जो एरिया था उससे भाग गए। ये लोग को यह भी पता चल गया था कि स्वराज आ गया है, और स्वराज को इन्होंने गांधी राज के नाम से डिफाइन किया। तो गांधी राज आज आ गया, और गांधी राज में क्या होगा, हमें अपने गांव में अपने घरों में ही जमीन मिलेगी और वहां पे हम लोग खेती करेंगे। ठीक, हालांकि कहा जाता है कि वो जो लोग थे, है ना, वो ये गलत धारणा में आ गए, समझ गए। These plantation workers, देखो नेक्स्ट का जो पॉइंट है, these plantation workers believed that Gandhi Raj would come a reality and from them would be given land in their own village. उसके बाद however these plantation workers were not able to reach their destination. क्यों? क्योंकि आपको पता है सर कि वहां पे उस समय स्ट्राइक चल रहा था। जो भी स्टीमर था, रेलवे था, बस स्टॉप था, वो सब स्ट्राइक पे था।
तो ये लोग हवा मुड़ के तो नहीं जाएंगे, फंस गए बेचारे। और जब ये सब की बंदी थी, है ना, पहले से स्ट्राइक पे बहुत सारे चीज था, तो ये प्लांटेशन वर्कर फिर बाद में पकड़े गए और इन्हें बुरी तरीके से पीटा गया पुलिस के द्वारा। तो ये हो गया स्वराज इन द प्लांटेशन। अब हम लोग देखो यही प्लांटेशन है ना, यहाँ पे जो लेबर सब काम कर रहे हैं यही सब है प्लांटेशन वर्कर। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आता एक इंसिडेंट जिसको कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। देखो हुआ क्या कि चौरी चौरा के पास जो उस समय के रिविलियंस थे, या कह सकते हो कि जो उस समय के सत्याग्रही थे, है ना, जो सत्याग्रही थे, वो सत्याग्रही क्या कर रहे थे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। पुलिस आती है, वो लोगों को खूब पीटती है और आग लगा देती है ना। और जब वो खूब पीटती है तो उसमें से 11 लोग उसी समय दम तोड़ देते हैं, जबकि कहा जाता है कि मोर देन 50, है ना, मोर देन 50 जो है वो बुरी तरीके से घायल होते हैं। ये जब ऐसा होता है तो वो भीड़ गुस्सा हो जाती है और वहां पे जो पुलिस स्टेशन है उसमें आग लगा दी जाती है। और जैसे ही आग लगाई जाती है तो कहा जाता है कि 23 पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं। ये देखिए एक पेपर का कटिंग है जिसमें लिखा है चौरी चौरा की घटना के 100 साल के बाद, 100 साल पहले ये घटनाएं हुई थी। इसमें देखो 3 कोटेशन में तुमको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या है सर, तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, शांति मार्च निकाल रहे सत्याग्रहियों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। पहला ये हो गया कि जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था सत्याग्रहियों के द्वारा, उस पर पुलिस ने क्या किया, फायरिंग कर दिया। इस पुलिस के एक्शन में 11 सत्याग्रही शहीद और 50 लोग घायल हो गए। और जब ये सब चीजें हो रही थी तो क्या हो गया, आक्रोशित सत्याग्रहियों ने थाने में आग लगा दी, 23 पुलिस वाले मारे गए, है ना। तो मेनली अगर 3-4 पॉइंट में अगर इस चौरा चौरी इंसिडेंट को याद रखना है तो यही 3 पॉइंट हो सकता है कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था सर, वहां पुलिस वाले आते हैं, ब्रंटली बिटेन आउट करते हैं, उसके बाद उस पर गोली भी चला देते हैं। और जब ये सब चीजें हो रही थी तो क्या हुआ, वहां पे 11 सत्याग्रही मारे जाते हैं, 50 घायल होते हैं। और इसके कारण जो सत्याग्रहियों की बड़ी सी फौज थी उनमें क्या होता है सर, आक्रोश आ जाता है, वो गुस्से हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया जाता है, जिससे 23 पुलिस वाले जल के मर जाते हैं। तो यही थी चौरी चौरा इंसिडेंट। इसके बाद आता है कि गांधी जी इसको नन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो वापस ले लेते हैं तो एक क्वेश्चन यहां भी आता है कि सिर्फ एक चौरा चौरी इंसिडेंट रिस्पॉन्सिबल था? नहीं सर, देखो कांग्रेस के अलग अलग लीडर का पॉइंट ऑफ व्यू हट गया था। पहले वो लोग थे जो इस लंबा स्ट्रगल से ऊब चुके थे, अब वो कुछ दिन आराम करना चाहते थे, या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो रहा का चुनाव होने वाला था उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। लड़का बच्चा लोग जो छोड़ के गया था कॉलेज और स्कूल, है ना, जो कॉलेज और स्कूल छोड़ के गया था, वो आदमी के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण वो फिर से वापस स्कूल में आ रहे थे। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो प्रोफेसर थे, जो डॉक्टर्स थे, जो वो छोड़े, है ना, तो उन्होंने क्या किया, उनको फिर से कोई चीजें मिली नहीं जिससे कि वो आराम से फिर से ज्वाइन कर सके, है ना। तो इसलिए ये सभी रिस्पॉन्सिबल चीजें हुई। अलग अलग कांग्रेस के लीडर का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुका था, है ना, जिसके कारण क्या हो गया कि सत्याग्रह को वापस ले लिया गया। ठीक, सत्याग्रह को क्या किया गया, वापस ले लिया गया। अब देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं कि सर इसमें क्या है, तो देखिए इसमें कुछ यंग लीडर्स हैं, जैसे ये सरदार पटेल हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये हमारे सुभाष बाबू लग रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये महात्मा गांधी है।
तो इनमें कुछ लोगों का कहना था कि सर हम जो है वो भारत को पूरी तरीके से आजाद करवाएंगे, है ना। इसी बीच में भारत में आता है क्या, साइमन कमीशन। यह साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक ग्रुप था जो सर जॉन साइमन के द्वारा हेडिंग करके इंडिया आया था। ठीक, अब देखिए हुआ क्या कि जो इंग्लैंड की बात हम लोग कर रहे हैं, इंग्लैंड के पार्लियामेंट के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, जिनको फर्स्ट विस्काउंट साइमन कहा जाता है, जब इंडिया में वो आया 1928 में। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, तो उसका आंसर होगा 1928, जब वो इंडिया में आया, है ना। तो कहा जाता है कि उस समय ब्रिटिश का लार्ज इंप्रेसमेंट हुआ है, प्रेजेंस उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चूंकि इस 7 मेंबर में कोई भी इंडियन नहीं थे, नो एनी इंडियन, है ना, तो कोई इंडियन नहीं था, जिसके कारण इंडिया में उसका जबरदस्त विरोध हुआ और सब लोग नारा लगाए साइमन गो बैक, है ना, या गो बैक साइमन। इस तरीके के से बहुत सारा यहां प्रोटेस्ट हुआ। ठीक, इसका बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ है। यही देखो है सर जॉन साइमन, है ना। तो जब ये साइमन कमीशन इंडिया आया तो इसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इसी साइमन कमीशन के विरोध में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, के सर पे लाठी से चोट लगी और वो चोट इतनी भयानक थी सर कि उनका वो मतलब वहीं पे डेथ कर गए। इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 दिसंबर 1929 में एक रिजोल्यूशन पास करता है और ये रिजोल्यूशन कहलाता है पूर्ण स्वराज या टोटल इंडिपेंडेंस। और ये सब कहां होता है, तो लाहौर में। अब इसको समझिए स्टोरी के रूप में। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सेशन होता है ना, कांग्रेस सेशन होता है सर। इस कांग्रेस सेशन में एक रिजोल्यूशन लाया जाता है ना, एक रिजोल्यूशन लाया जाता है, मतलब एक कह सकते हो कि प्रस्ताव लाया जाता है, जिससे क्या कहा जाता है कि हमको चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस। और इसी समय ऐसा बताया गया था कि 26 जनवरी 1930 से इंडिया क्या है अपना इंडिपेंडेंट डे मनाएगा 26 जनवरी को, है ना। तो दिक्कत अब क्या है कि इसके पहले क्या हुआ, क्यों पूर्ण स्वराज की मांग होने लगी। तो पहले भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा था, है ना, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। और यही डोमिनियन स्टेट जो है, इसी के कारण हम लोग कॉलोनी कहलाते थे। ये जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था उसका एक एक्ट का नाम है जिसको कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसी से हमको डोमिनियन स्टेटस मिला था। लेकिन 19 दिसंबर 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर सेशन चल रहा था तो वहां पे एक रिजोल्यूशन लाया गया और बोला गया कि भैया हमको आप माफ करो, हमको पूरा इंडिपेंडेंस दे दो, फिर हम जाने कैसे मेरे देश चलाना है। और उसी समय बताया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, है ना। और उस समय इस डिमांड को मानने वाले सबसे बड़े लीडर जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात समझ में, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं साल्ट मार्च को। क्या है साल्ट मार्च? देखो होता क्या है, इसके पहले देखो एसएसटी पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि उससे मिले जुले प्रत्येक कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते जाना चाहिए हमें। और जब प्रत्येक कॉन्टेक्स्ट को हम पढ़ते जाएंगे तो चीजें आसानी से और अच्छे से समझ में आएगी।
देखो हो क्या रहा था कि पहले इंग्लैंड से, इंडिया से सामान भर के इंग्लैंड जा रहा था जहाज में, और वहां से जहाज खाली आता था। तो खाली जहाज डूब जाता है समुद्र में आसानी से, इसलिए क्या किया गया कि उस जहाज में नमक डाल के भेजा जाता था इंडिया। और इंडिया में एक नियम लगा दिया गया सर कि कोई भी आदमी नमक नहीं बना सकता है। इसी को कहा जाता है साल्ट लॉ। अब देखो, नमक एक ऐसा चीज है जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर प्रत्येक लोगों की जरूरत को पूरा करता है। गांधी जी को लगा कि साल्ट एक बहुत बड़ा सिंबल हो सकता है इंडिपेंडेंस के लिए, तो उन्होंने साल्ट मार्च निकाला। और इसी साल्ट मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। घटना है मार्च 1930 की, मार्च अप्रैल कह सकते हो। इसमें क्या हो गया कि साबरमती आश्रम से दांडी तक का 240 किलोमीटर है ना, 240 माइल्स की दूरी महात्मा गांधी ने 24 दिन में पूरा की, है ना, पैदल। अब ये 24 जगह रुकेंगे, जहां जहां रुकते थे वहां भाषण देते थे, और जब वो भाषण देते थे तो वहां पे बहुत सारे लोग आते थे उस भाषण को सुनने के लिए। और जब बहुत सारे लोग उस भाषण को सुनने आते थे तो क्या होता था, लोग और इंस्पायर होते थे। तो कुछ लोगों के साथ, कुछ वॉलेंटियर के साथ शुरू की गई ये यात्रा दांडी पहुंचते पहुंचते पूरे भारत में फैल गया, और लोग जगह जगह नमक बना करके इस साल्ट लॉ को तोड़े। तो इसी को हमें पढ़ना इस साल्ट मार्च में। क्या है कि द साल्ट मार्च टेक प्लेस फ्रॉम मार्च टू अप्रैल 1930 इन इंडिया was an act of civil disobedience movement led by Mohandas Karamchand Gandhi to protest British rule in India। अब देखो क्या है कि ड्यूरिंग द मार्च thousands of Indians followed Gandhi ji from his religious retreat near Ahmedabad to the Arabian Sea coast, a distance of some 240 miles। और ये 10 माइल्स पर डे के हिसाब से चलते थे। अहमदाबाद के बगल में, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है अहमदाबाद, और उस वहां से के बगल में दांडी है, वहां पे अरेबियन सी में जाकर के, अरेबियन सी में जाकर के इन्होंने क्या किया, नमक बनाया। इसके बाद क्या कहा जाता है, द मार्च रिजल्टेड इन द अरेस्ट ऑफ नियरली 6,000 पीपल इंक्लूडिंग गांधी हिमसेल्फ। इससे बौखलाई हुई सरकार क्या की कि 6,000 लोगों को, 60,000 लोगों को गिरफ्तार की, यहां तक कि गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। और अंत में ऐसा हम लोग जानते हैं कि 1947 में हमें आजादी मिली। तो ये मोटा बेसिकली हमारा जो है वो साल्ट लॉ है। अब देखो, इसमें अगर हम ब्रिटिश साल्ट लॉ की बात करें, जिस नियम की बात कर रहे थे, तो ब्रिटिश साल्ट एक्ट ऑफ 1882 प्रोहिबिटेड इंडियन फॉर कलेक्टिंग और सेलिंग साल्ट a staple in their diet। British Salt Act of 1882 में ये नमक का कानून लाया गया था। इसमें इंडिया के लोगों को तो ना तो आप नमक बना सकते हैं और ना ही नमक बेच सकते हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज नमक होता है। अगर किसी को कहना हो कि कितना प्यार करते हो, तो हम उसको ये भी कहते हैं कि आई लव यू मोर देन साल्ट। तो ऐसी स्थिति होने के बाद हम क्या देख रहे हैं सर, कि हमारे इंडिया में साल्ट लॉ लगा हुआ था। ठीक, यही देखिए हमारा क्या है, यहां से इस स्लाइड से शुरू होता है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगले वीडियो में जब आपसे मिलेंगे तब फिर इसके बाद बातें होगी आगे, है ना। और जब अगला वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। मैं हूं अजीत कुमार, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर और सब्सक्राइब लाइक कीजिए, जिससे कि हमें मनोबल मिलता है, हम आपके लिए और अच्छे तरीके से वीडियो बनाते हैं। और मैं सिलेबस पूरा करूंगा आपका,
यूट्यूब पर पहला ऐसा चैनल है जो आपके सिलेबस के बारे में बात करता है। तो आप हमें सपोर्ट करें। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।